So hi students, welcome to the YouTube channel of ChemLover. So today we are going to discuss lecture 05 of thermodynamics. In this lecture we will discuss heat capacity. We will discuss different types of heat capacity, that's molar heat capacity, specific heat capacity. We will derive a relation Cp minus Cv is equal to R, and this relation also will come to know Cp by Cv is equal to gamma, that is Poisson's ratio. And later on we will discuss different forms of the work. So let us start the topic, that is heat capacity. तो डिस्कस करते हैं हीट कैपेसिटी को। साथ साथ आप नोट्स लिखो, हीट कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे, हीट कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे, हीट कैपेसिटी। और हम डिस्कस करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी को, मोलर हीट कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे। और हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी डिस्कस करेंगे। ये तीन चीजें पहले हम डिस्कस करेंगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीन, दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे हीट कैपेसिटी को, हीट कैपेसिटी को पहले डिस्कस करते हैं। तो राइट डाउन हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हम सी से डिनोट करते हैं, वी डिनोट इट बाय सी। तो सी से हम हीट कैपेसिटी को डिनोट करते हैं। तो देखो हीट कैपेसिटी क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सब्सटेंस है इस वाले कंटेनर में, ये मेरे पास कोई कंटेनर है, इसमें फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सब्सटेंस है, इजंट इट। तो इस सब्सटेंस में मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी, जो इज अमाउंट ऑफ हीट व्हिच आई एम गिविंग टू दिस सिस्टम, कितनी हीट देनी पड़ेगी सो दैट इस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और बाय 1 केल्विन, और बाय 1 केल्विन, or by 1 Kelvin. So what is heat capacity? It is the amount of the heat required by the substance to raise its temperature by 1 degree centigrade or by 1 Kelvin. For example, if originally इस substance का temperature 10 degree centigrade था, तो 10 डिग्री से 11 डिग्री तक लाने के लिए मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी, दैट विल बी कॉल्ड हीट कैपेसिटी। और इसका जो ओरिजिनल टेम्परेचर, लेट इसका ओरिजिनल टेम्परेचर जो था दैट वाज 283 केल्विन, 10 डिग्री 283 केल्विन। तो 283 से 284 केल्विन बनाने में, एक केल्विन राइज करने में, 1 केल्विन राइज करने में कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे रिक्वायर होगी, दैट विल बी कॉल्ड हीट कैपेसिटी। क्लियर? तो देखो हीट कैपेसिटी को अगर हम मैथमेटिकली डिनोट करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे? तो हीट कैपेसिटी सी विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट, मतलब डी क्यू, कितनी हीट देनी पड़ेगी, डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज डी टी। तो देखो यहाँ पे अगर हम इस टेम्परेचर को 1 डिग्री या 1 केल्विन लिखेंगे, मतलब डी क्यू डिवाइड बाय 1 डिग्री और डी क्यू डिवाइड बाय 1 केल्विन, दैट इज द अमाउंट ऑफ द हीट। मतलब हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ द हीट। तो 1 डिग्री का मतलब क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री और बाय 1 केल्विन, इजंट इट? अगर हम यहाँ से इसका यूनिट देखेंगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट? हीट का यूनिट क्या होता है? इट इज जूल। अगर ऐसा यूनिट की बात करेंगे, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, सो इट इज जूल पर केल्विन, इजंट इट? और अगर इसका कैलोरी लेंगे तो इट विल बी कैलोरी पर केल्विन, it will be calorie per Kelvin, or you can write it joule per degree centigrade. Even you can write it joule per degree centigrade, or you can write calorie per degree centigrade. So these are the units of heat capacity. These are the units of heat capacity. Joule per Celsius. हाँ, this is per Celsius or per degree centigrade. These are the units of heat capacity. सब बच्चों को understand हुआ heat capacity क्या होता है? बस simple यहाँ से definition लगा, dq amount of heat required to raise the temperature by 1 degree, मतलब नीचे 1 आएगा, that is change in temperature, dt ये आपका heat capacity होगा। तो बस सिंपल सी डेफिनेशन है, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू dq by dt। आपके लिए जो क्वेश्चन है, आप मुझे बता, क्या हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? ये जो हीट कैपेसिटी होती है, इट्स एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट्स एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। So this is important. This thing is very very important. This thing is important because यहाँ पे difference आएगी. That's why this is important. Heat capacity is extensive property. Heat capacity is extensive property. Clear? तो इस पेज को आप नोट डाउन करो. We'll discuss molar heat capacity. तो I hope आपको ये समझ में आया होगा कि heat capacity होती क्या है. Isn't it?
आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि हीट कैपेसिटी होती क्या है। कोई भी सबस्टेंस अगर होगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और बाय 1 केल्विन, दैट्स कॉल्ड हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी को, इजंट इट? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, क्या आपने इस चीज को नोट डाउन किया? क्या आपने इस चीज को नोट डाउन किया? यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है और दिस इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दिस इज द ओनली थिंग दैट्स इंपॉर्टेंट एंड नथिंग मोर। तो डिस्कस करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी को, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, यहाँ से हमारी रिलेशन जो बनेंगे दे आर इंपॉर्टेंट। व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट? दे विल लीड अस टू सर्टेन कंक्लूजन। हाँ, मोलर हीट कैपेसिटी बस यहाँ से ही, इट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ये भी हीट कैपेसिटी होती है बट पर मोल ऑफ सब्सटेंस। हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मतलब वही वाला कंटेनर है, लेकिन इसमें जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है दैट्स 1 मोल। तो यहाँ पे 1 मोल की बात हो रही है। इस 1 मोल का टेम्परेचर अगर आप बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस और बाय 1 केल्विन इंक्रीज करोगे तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको देनी पड़ेगी? दैट विल बी मोलर हीट कैपेसिटी। तो बस मोलर हीट कैपेसिटी में क्या लेना है आपको? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of of 1 mole of substance by 1 degree or by 1 Kelvin। क्लियर? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम फॉर्मूला लिखेंगे। मोलर हीट कैपेसिटी को Cm से हम डिनोट करते हैं। so Cm will be equal to, it will be equal to heat capacity, this is heat capacity, amount of heat required to raise the temperature by 1 degree centigrade, this is heat capacity। लेकिन ये पर मोल की बात हो रही है, so this will be equal to C divided by M। C divided by N means it is heat capacity per mole. What is this C? It is heat capacity, dQ by dt divided by N। That means Cm is equal to dQ by dt, dQ by N dt, isn't it? So what is this C? ये आपके पास dQ by dt है और यहाँ पे आपका N लगेगा per mole of substance, isn't it? तो मोलर हीट कैपेसिटी की बात करेंगे, it will be equal to dQ divided by N dt per mole of substance। dq by dt क्या होता है? What is dq by dt? It is C। So Cm will be equal to C divided by N। Now the question for you is, आप मुझे बता, ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है, इज इट इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? जल्दी से कमेंट करके बोलो, इज इट इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? इज इट इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैंने आपको बताया था, जब भी किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पर मोल लिखते हैं, जब भी किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पर मोल लिखते हैं, दैट बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है, इट्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जब भी किसी प्रॉपर्टी को पर मोल लिखते हैं, हाँ ये सर पर मोल, हाँ जब भी पर मोल आएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर मोल बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई मोलर हीट कैपेसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? तो इसका यूनिट अगर आप निकालोगे, व्हाट विल बी द यूनिट? इसका यूनिट जूल आएगा, इसका यूनिट पर मोल, यहाँ पे मोल आएगा, एन मतलब मोल, dt मतलब यहाँ पे केल्विन आएगा, मतलब जूल पर मोल केल्विन इसका यूनिट आएगा, या जूल पर डिग्री पर मोल डिग्री सेल्सियस आएगा, isn't it? हाँ, जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल, वेरी गुड। तो मोलर हीट कैपेसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ना थर्ड टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे यहाँ पे, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको या तो आप एस से डिनोट करो या सिंपली सी से भी डिनोट कर सकते हो, या सी डैश से डिनोट करो, जैसा आपको अच्छा लगेगा। वैसे आप एस से करो so that it becomes specific heat capacity। S stands for specific, isn't it? So what is specific heat capacity? बस वही काम है, हमारे पास जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये कोई सब्सटेंस है, इसमें कितनी हीट हम देंगे, दैट इज क्यू, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बाय 1 केल्विन और बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 केल्विन और बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, दैट्स 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस जब आएगा, मतलब आपको मॉलिक्यूलर वेट पे ध्यान देना है, isn't it? So amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance
by 1 degree or by 1 Kelvin, that will be called a specific heat. That will be called a specific heat capacity. Clear? यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 1 ग्राम, यहाँ पे 1 मोल, that's molar specific heat या molar heat capacity. यहाँ पे specific heat capacity, that is 1 gram of substance required to raise the temperature of 1 gram of substance. Required to raise the temperature of 1 gram of substance. It's called specific heat capacity. So S is equal to heat capacity, isn't it? It is equal to heat capacity, मतलब dq divided by dt. यहाँ पे 1 ग्राम की बात हो रही है, दैट्स मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम. So there is one more formula how you can determine. इसका यूनिट अगर आप देखोगे, दिस इज जूल, यहाँ पे केल्विन, यहाँ पे आएगा आपका ग्राम, isn't it? जूल, केल्विन, किलोग्राम या ग्राम, जो भी आपको अच्छा लगे वो लो. तो यहाँ पे आप एक और फार्मूला यहाँ पे नोट डाउन करो, वो फार्मूला आपको कभी प्रॉब्लम्स में यूज करनी पड़ेगी. So this specific heat, it is equal to Cm divided by molecular weight. Molecular weight. This is a very important formula. So this is very important formula. Directly अगर आपको Cm देगा, किसी भी substance का molecular weight आपको पता होगा, molar mass आपको पता होगा, so you can determine this specific heat. Clear? तो टेल मी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इज इट इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? पर ग्राम ऑफ सब्सटेंस, पर जहां पे भी आएगा दैट्स इंटेंसिव. तो ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी. दिस इज आल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी. हाँ, दिस इज आल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी. क्या यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिस फार्मूला इज इंपॉर्टेंट. क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है. हाँ, वेरी गुड. इसको नोट डाउन करो. विल डिस्कस टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट्स. दो स्पेसिफिक हीट हमारे पास होते हैं. एक है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और एक होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. डायरेक्टली मैं ज्यादातर यहाँ पे फॉर्मूलाज ही देता. अरे क्या बोल रही हो? आपकी माइक बंद है. नर्जा, आपकी माइक बंद है. हो गया? इज इट ओवर नाउ? हो गया? आर यू डन? हाँ, वेरी गुड. चलते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं. डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट. तो हमने देखा था कल कि जो स्पेसिफिक हीट होते हैं, जब भी हम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इधर इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर और इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. देयरफॉर वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 देखो. इफ हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, if heat is supplied at constant pressure, if heat is supplied at constant pressure, अगर constant pressure पे heat को supply करेंगे, then it is called the specific heat at constant pressure. It is denoted by Cp. बताओ मुझे Cp किसके बराबर होगा? Heat supplied at constant pressure, isn't it equal to change in enthalpy? Isn't it equal to change in enthalpy? Because enthalpy को हम at constant pressure define करते हैं, therefore it will be del H divided by del T. So this is a very important formula. Cp is equal to del H divided by del T. Heat supplied at constant pressure. जो भी किसी सिस्टम के पास at constant pressure heat होगी, that is known as enthalpy of the system. So divided by del T, isn't it? So number 2 लिखो. If heat is supplied at constant volume, if Q is supplied at constant volume, बताओ मुझे किसके बराबर है? At constant volume अगर हम सप्लाई करेंगे तो किसके बराबर है? That is Cv. तो बताओ मुझे Cv at constant volume change in internal energy के बराबर होता है, isn't it? ये बात भी हमने पहले ही डिस्कस की. These are two types of heat capacity. Heat capacity at constant pressure Cp
हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV, इनका बहुत ज्यादा डिस्कशन आगे होने जा रहा है, तो इन दोनों पे आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। तो हमारे पास CP है और हमारे पास CV है, तो CP इज इक्वल टू डेल H डिवाइडेड बाय डेल T एंड CV इज इक्वल टू डेल E डिवाइडेड बाय डेल T और डेल U डिवाइडेड बाय डेल T। दीज आर टू इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जो आप गलती से भी नहीं भूल जाओगे, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट। तो अगर यहाँ से आपको डेल H निकालना है, कैसे निकालोगे? डेल H इज इक्वल टू CP dt, CP del T, or you can write del DH is equal to CP dt। तो यहाँ से अगर आप डेल E निकालोगे तो इंटरनल एनर्जी के लिए एक और यहाँ पे इक्वेशन आएगी, दैट इज CV del T, और वी कैन राइट DE इज इक्वल टू CV dt। तो दीज आर टू इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो हमारे पास आई, यहाँ पे आ गई। एंथैल्पी इज इक्वल टू CP dt, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू CV dt, isn't it? अगर हम n मोल्स की बात करेंगे, फॉर n मोल्स, this dH will be equal to NCP dt and this DE will be equal to NCV dt, isn't it? तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, यहाँ से प्रॉब्लम्स भी बनती हैं, कल उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर। अगर हम m ग्राम ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे, दिस इज फॉर n मोल, अगर m ग्राम ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे तो DH will be equal to MCP dt and this DE will be equal to MCV dt, isn't it? मतलब सारी टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज हमने यहाँ पे डिस्कस की इन टर्म्स ऑफ DE एंड डेल। क्लियर? इज इट क्लियर? तो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जो आपको शॉर्ट नोट्स में डालनी है। दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जो आपको शॉर्ट नोट्स में डालने हैं। आगे हम इनको इन सबको वर्क से रिलेट करेंगे, आगे हम इन सबको वर्क से रिलेट करेंगे। हाँ, आगे हम इन सबको वर्क से रिलेट करेंगे, तो इसको नोट डाउन करो जल्दी से। we'll discuss relation between CV and CP, we'll discuss relation between CP and CP और CV के बेसिस पे और भी रिलेशंस आएंगे, थोड़ा सा हमें वेट भी अभी करना है। Unless you are done with it, let me know. We'll discuss relation between CP and CV. हाँ, इसको नोट डाउन करो। We'll discuss Mayer's formula. तो लास्ट ईयर एग्जाम में आया था शायद Mayer's formula, isn't it? अरे यार, बाकी को आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही है? आपके सेल फोन में कोई प्रॉब्लम है ना? जा, सब बच्चों को आवाज आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही है? आपके सेल फोन में कोई प्रॉब्लम है? जरा वॉल्यूम इंक्रीज करो, वॉल्यूम कम कर, पापा जग जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज करो। क्लियर हो गया ये? हैव यू नोटेड डाउन दिस? हैव यू नोटेड डाउन दिस थिंग? हाँ, लेट मी नो। हम आगे जाके डिस्कस करेंगे मेयर्स फार्मूला। हाँ, वेरी गुड। आवाज नहीं आ रही है आपको? अब सब बच्चों को आवाज नहीं आ रही? हाँ, वो खुद करेगी ना, उसको पता है। हाँ, वेरी गुड। तो डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। सीपी और सीवी के दरमियान हम रिलेशन देखेंगे, सीपी और सीवी के। हाँ, सीपी और सीवी में हम रिलेशन देखेंगे, सीपी सीवी रिलेशन। दिस इज नोन एज मेयर्स फार्मूला। आई थिंक ये लास्ट ईयर ये आया था। तो देखो, वी नो दैट H is equal to E plus PV, isn't it? We know that H is equal to E plus PV, and for an ideal gas we know that PV is equal to NR. Let us suppose कि for 1 mole of gas PV will be equal to R। तो यहाँ पे इस PV का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, therefore जो H है it will be equal to E plus RT।
isn't it? हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें हमने पीवी का वैल्यू यहाँ से इक्वेशन सेकंड से सब्स्टिट्यूट किया, तो H इज इक्वल टू E प्लस आर, isn't it? H इज इक्वल टू E प्लस आर। तो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, differentiating this equation with respect to temperature on both sides. So differentiate करो with respect temperature, this will be dH divided by dt, this will be dE divided by dt, isn't it? तो यहाँ पे this will be equal to R, यहाँ पे constant है, इसकी differentiation नहीं होगी, dt by dt, isn't it? dt by dt will cancel out. तो यहाँ पे what is this dH by dt, बताओ मुझे what is dH by dt, अभी हमने इसको डिस्कस किया था, that's why that was important. What is this dH by dt? It is Cp. And what is this dE by dt? dE by dt is Cv plus R. तो Cv को यहाँ लाओ, we can write, Cv को यहाँ लाओ, we can write Cp minus Cv is equal to R. So this is known as Mayer's formula. इसी को कहते हैं Mayer's formula. हाँ, इसी को कहते हैं Mayer's formula. तो ये एग्जाम में आई थी लास्ट ईयर, Mayer's formula. क्लियर हुआ? Cp minus Cv is equal to R. बट बता मुझे, is this equation valid for only ideal gas or for real gas as well? So this is question for you. Is this equation valid only for ideal gas or for real gas as well? Very good, very good. 1 mole of ideal gas, very good. Because for ideal gas, PV is equal to NR. That's why this equation is valid only for ideal gas, isn't it? There are 6 relations between Cp and Cv, but आपको वो 6 relations याद रखने की जरूरत नहीं है, वो IIT JAM और CSIR नेट के लिए important है। तो यहाँ पे एक ही important relation और है, वो आप याद रखो, that's called Poisson's ratio, Cp by Cv, ये आगे जरूरत पड़ेगी, Cp by Cv is equal to gamma, इसको कहते हैं Poisson's ratio, तो कहते हैं Poisson's ratio। ये आपको एग्जाम में आ सकता है, Cp by Cv is equal to gamma is known as, इसको क्या कहते हैं, it's known as Poisson's ratio। तो ये इक्वेशन आप याद रखना, बाकी 5 जो है आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर IIT JAM स्टूडेंट्स। क्लियर? यहाँ तक सब कहानी क्लियर, मतलब हीट कैपेसिटी की पूरी कहानी हमने यहाँ तक क्लियर, isn't it? इसको नोट डाउन करो, विल डिस्कस वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस। वर्क डन इन, इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होता है? CPCV का, एडियाबैटिक प्रोसेस में। अभी हम देखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में इसका यूज कैसे होता है। इसको नोट डाउन करो, विल डिस्कस वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस। So this equation is important. This equation is important, and the equations I have already discussed it. They are important. Short notes बनाओगे तो ये वाली equations आप देखना, Cp is equal to this, Cv is equal to this, this equation is equal to this, this equation is equal to this. जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उससे पहले आपको ये आपके दिमाग में होनी चाहिए ये सारी equations. Thermodynamics is all about equations. हाँ, very good. तो next हम डिस्कस करेंगे different types of process. Work done in different process. Heading लगा, work done in different process. Work done in different process. इसी के साथ आपका फर्स्ट ब्लॉक खत्म हो जाएगा, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस। अगर मैं वर्क की बात करूंगा, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं, isn't it? अगर मैं वर्क की बात करूंगा, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ वर्क। एक होता है हमारे पास पीवी वर्क, जो थर्मोडायनामिक्स में हमें यूज आता है, पीवी वर्क, isn't it? एक होता है पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, isn't it? पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम इज एसेंशियल, चेंज इन वॉल्यूम जरूरी है यहाँ पे, बिकॉज एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो जाएगा। एक होता है हमारे पास नॉन पीवी वर्क। तो नॉन पीवी वर्क को हमें डिस्कस नहीं करना है, नॉन पीवी वर्क हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स में, जैसे W इज इक्वल टू F डॉट S या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लाइक दैट। तो पीवी वर्क को डिस्कस करना है, यहाँ पे लिखो चेंज इन वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस, चेंज इन वॉल्यूम इज एसेंशियल फॉर पीवी वर्क, चेंज इन वॉल्यूम इज एसेंशियल। मतलब तभी पीवी वर्क होगा जब आपका गैस कंप्रेस हो जाएगा या आपका गैस एक्सपैंड हो जाएगा, isn't it?
ये जो हमारे पास पीवी वर्क है, अब हमें पीवी वर्क को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो हमारे पास पीवी वर्क है, या तीन तरह का हो सकता है। पहले दो का डिस्कशन करेंगे, एक को हमने किया है, उसको बाद में मैं लास्ट पे बताऊंगा। तो इट कैन बी वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, और इट कैन बी वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पे एग्जामिनर आपको फंसाता है, यहाँ पे ज्यादातर दिमाग ही पे रखो क्या करना है। वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल। तो बताया था मैंने इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता है। तो मैंने कहा था केमिस्ट्री में जो वर्क डन होता है दैट्स इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी, isn't it? So this is equal to minus p external into v2 minus v1। तो ये होता है वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। बस इतना याद रखना है, यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन विंटीग्रेशन कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम आपका एट ईच एंड एवरी स्टेप मेंटेन नहीं होता है। सो दिस इज द वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, द वर्क डन इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। फिर इसमें डिफरेंट फॉर्म्स आएंगे, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो उन केसेस को अभी डिस्कस करेंगे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना, अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉब्लम में इरिवर्सिबल का डिस्कशन है तो आपको कोई भी बड़ी फार्मूला यूज नहीं करनी है, बस ये फार्मूला यूज करनी है, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V। जब भी इरिवर्सिबल केस होगा आपको यही फार्मूला यूज करना है। वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। क्लियर? तो रिवर्सिबल का डिस्कशन नेक्स्ट पेज पे करेंगे, या थोड़ा करेंगे। रिवर्सिबल में मैंने कहा था कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड एट ईच एंड एवरी स्टेप। तो जो W इज इक्वल टू माइनस P into dV, isn't it? P into dV इट्स इक्वल टू माइनस P dV। तो यहाँ पे जो हमारा ये P dV है इसको हमें इंटीग्रेट करना है, बिकॉज यहाँ पे फाइनाइट वॉल्यूम होता है, फाइनाइट वॉल्यूम चेंज होता है फ्रॉम V1 टू V2। दिस इज इनिशियल कंडीशन, दिस इज फाइनल कंडीशन। तो यहाँ पे आपको जरूरी है इंटीग्रेशन करना। सो इस इंटीग्रेशन को नेक्स्ट पेज पे करेंगे, आप इसको नोट डाउन करो। जल्दी से हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे ये वाली वर्क डन भी, ये वाली वर्क डन जो है वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे इन डिफरेंट प्रोसेसेस। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे यही आता है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस इन आइसोथर्मल एडियाबैटिक लाइक दैट। बट यहाँ पे चेंजेस की जरूरत है, तो इसको डिस्कस करेंगे पहले फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। हो गया? रिवर्सिबल प्रोसेस को पहले डिस्कस करेंगे, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हेडिंग लगाओ, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। हाँ, हेडिंग लगा वर्क डन। जो भी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट हर एक बात है। मतलब ये वाली इक्वेशन आपको सिंपल इक्वेशन लगती है, बट दिस इज इम्पोर्टेंट। आपका जो भी क्वेश्चन आएगा अगर उसमें इरिवर्सिबल है तो ये इक्वेशन लगानी, अगर रिवर्सिबल है तो क्या करना है, देखो क्या करना है। तो हेडिंग लगा आप, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो रही है, दिस इज पेज नंबर। तो देखो मेरे पास जो रिवर्सिबल वर्क होती है वो किसके बराबर होती है, व्हाट्स वर्क डन इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, W इज इक्वल माइनस P into dV, isn't it? W is equal to PdV, work done is equal to PdV। तो यहाँ पे जो भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है एट ईच एंड एवरी स्टेप। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन infinitesimally small steps, therefore we can integrate it। तो इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, जहाँ वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज कहाँ होगा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई कंटेनर, इस कंटेनर में इनिशियल वॉल्यूम मेरे पास V1 है। तो देखो दिस आइसोथर्मल प्रोसेस, तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऊपर से मैंने एक पिस्टन को मेंटेन किया है, तो मैंने इस प्रोसेस को इन वेरी स्मॉल स्टेप्स किया, मतलब इसका थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज किया टू वॉल्यूम V2। यहाँ से जो वॉल्यूम V1 टू V2 है इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ बिटवीन द लिमिट्स V1 एंड V2, isn't it?
तो इंटीग्रेट अगर करेंगे, यहाँ पे अगर dw लिखेंगे दैट विल बी w, तो इंटीग्रेट करेंगे, प्रेशर का इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज इसकी चेंज नहीं है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस पी इंटीग्रल ऑफ dv, isn't it? माइनस पी इंटीग्रल ऑफ dv, क्लियर? बिकॉज प्रेशर को मैंने बाहर ही निकाला। तो चलो किसी बच्चे को कंफ्यूजन मत होगा, मैं लिखूंगा इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन w विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल dv, इसका इंटीग्रेशन। तो कहां से कहां इंटीग्रेशन? बिटवीन द लिमिट्स v1 एंड v2, v इनिशियल एंड v फाइनल, isn't it? बिटवीन द लिमिट्स v1 एंड v2। अब मुझे बताओ जो ये p है, p फॉर एन आइडियल गैस की बात हो रही है, pv इज इक्वल, आपके सिलेबस में सिर्फ आइडियल गैस है, pv इज इक्वल टू nRT, तो p को क्या लिखूंगा? इट्स इक्वल टू nRT बाय v, isn't it? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p ओवर हियर, तो माइनस इंटीग्रल ऑफ p के बदले क्या लिखूंगा? nRT बाय v इंटू dv बिटवीन द लिमिट्स v1 एंड v2। अब मुझे बता यहाँ पे इफ इट इज 1 मोल ऑफ गैस, तो n को बाहर निकालेंगे, n की इंटीग्रेशन नहीं होगी, r कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी। सिंस दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मतलब माइनस n, इसकी इंटीग्रेशन नहीं, r की इंटीग्रेशन नहीं, t की इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ dv बाय v बिटवीन द लिमिट्स v1 एंड v2, isn't it? क्लियर हुआ यहाँ तक? इंटीग्रेशन कैसे की मैंने? बिटवीन द लिमिट्स v1 एंड v2, nRT को कांस्टेंट बाहर निकाला, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x between the limits x1 by x2, it is equal to ln of higher limit divided by lower limit, that's ln of x2 by x1। ये फार्मूला आपको याद रखनी है। तो बता मुझे यहाँ पे क्या आएगा? मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस लूंगा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस लूंगा, therefore w will be equal to minus nRT ln of v2 by v1, W is equal to minus nRT ln of V2 by V1। This is work done in the reversible isothermal। बता मुझे ये एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है? अब मुझे खुद से बता, क्या ये एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है? जो ये प्रोसेस मैंने की, क्या ये एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है? हाँ टेल मी, क्या ये प्रोसेस एक्सपेंशन? हाँ एक्सपेंशन। वाई? बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ भी मैंने एक्सपेंशन किया। So this is work done in the reversible isothermal expansion of an ideal। Now अब आपको पता होगा मैथ्स में जब भी आप ln को log में कन्वर्ट करते हो, how you convert this into log? तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, होता है 2.303, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना होता है 2.303। बस अगर ln को आपको log बनाना है, that is log to the base 10, तो आपको क्या करना है? इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है बाय 2.303। therefore w becomes equal to, because you can't find the value of ln in the exam, w is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 v2 by v1, isn't it? तो कभी मैं आपको log की जो वैल्यूज है अप टू 10 वो भी मैं आपको याद कराऊं। W is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1। This is work done. This is work done in isothermal expansion। डायरेक्ट इक्वेशन पूछ सकता है। Isothermal reversible expansion of an ideal gas। बताओ मुझे कंप्रेशन के लिए कौन सी इक्वेशन आएगी? जिसको नोट डाउन करो, हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, इसको नोट डाउन करो। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये इक्वेशन कहाँ से आई? आपको यही वाली इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन याद रखनी है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट यू शुड नो द मैकेनिज्म। ये इक्वेशन कहाँ से आते हैं? हो सकता है आप एग्जाम में यहाँ फंस जाओगे, तो यहाँ से इंटीग्रेशन करके जल्दी से निकाल सकोगे। हाँ वेरी गुड। तो हमारे पास जो वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस है, दैट इज W इज इक्वल टू माइनस nRT log to the base 10 V2 by V, isn't it? So W is equal to minus nRT log to the base 2.303। अरे यार कहाँ लिखो? माइनस 2.303 माइनस 2.303 RT log to the base 10 V2 by V1। ये हमारे पास वर्क। ना बता मुझे अकॉर्डिंग टू बॉयलेस लॉ,
V is inversely proportional to P, isn't it? V is inversely proportional to P. So therefore V1 by V2 is equal to P2 by P1, isn't it? लेकिन यहाँ पे क्या है V2 by V1, तो इसको उल्टा पलट करो, V2 by V1 is equal to P1, this is P1, P1 by P2, isn't it? V is inversely proportional to P. मैंने बोला था जब भी इनवर्स रिलेशन होगी तो यहाँ पे अगर V1 2 लोगे यहाँ पे 2 1 बनेगा, P1 by V2 is equal to P2 by P1, लेकिन हमारे पास V2 by V1 है तो V2 by V1 का वैल्यू निकालने के लिए इसको उल्टा पलट करो, V2 by V1 is equal to P1 by P2. क्या मैं यहाँ पे P1 by P2 लिख सकता हूँ? Yes. W is equal -2.303 log to the base 10, अरे यार NRT, NRT log to the base 10 P1 by P2. This is equally possible. So this is again work done in reversible isothermal expansion of an ideal gas. Reversible isothermal expansion of an ideal gas. या ये इक्वेशन या ये इक्वेशन, ये कहाँ से आई? By substituting the value of Boyle's law. Because ideal gas की बात हो रही है, therefore we can substitute the value of Boyle's law over here. So this is expansion. Compression की बात करेंगे, W will be positive, isn't it? नंबर सेकंड लिखो। पहले मुझे बता यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? एक बार सब फिर ज्वाइन करना, क्योंकि अभी हमें दो टाइप्स ऑफ वर्क जल्दी से हम डिस्कस करेंगे। पास आती है यहाँ से ln भी आ सकता है, -NRT ln of V2 by V। हाँ, तो डिस्कस करेंगे वर्क डन इन रिवर्सिबल एट डायबिटिक प्रोसेस, इन रिवर्सिबल एट डायबिटिक प्रोसेस। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है, that's work done in reversible at diabetic process, isn't it? Work done in reversible, this is important, physics के लिए ज्यादा important है। Work done in reversible at diabetic process, at diabetic process। बताओ मुझे at diabetic process किसको कहते हैं? At diabetic process के लिए which thing is constant, which thing is equal to 0? Very good, Q is equal to 0। हाँ, Q is equal to 0 लिखो। For a diabetic process Q is equal to 0, isn't it? For a diabetic process Q is equal to 0 according to FLOT, first law of thermodynamics। According to FLOT, del E is equal to Q plus W, del E is equal to, हाँ very good, del E is equal to Q plus W। For a diabetic process Q is equal to 0, therefore del E is equal to W, del E is equal to W। This is the case for a diabetic process, this is the case for a diabetic process। इसको हमने पहले ही डिस्कस किया है यहाँ तक, isn't it? अब मुझे बता W किसके बराबर है, del E किसके बराबर है? तो अभी हमने del E के लिए एक रिलेशन बनाई थी, isn't it? CV is equal to del E by dt del T। तो यहाँ पे अगर हम del E निकालेंगे, that will be equal to CV del T, isn't it? तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, we will see that W will come out to be, del E के बदले वैल्यू लिखो, that is CV del T, isn't it? Del E W is equal to CV del T। n moles की बात करेंगे, W will be equal to NCV del T। Del T means change in temperature, that is NCV T2 minus T1। So this is work done in case of reversible at diabetic process. This is work done in case of reversible at diabetic process। Work done W in case of reversible at diabetic प्रोसेस। कोई भी बच्चा इस एडियाबैटिक प्रोसेस इस फार्मूला को भूल नहीं जाएगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। W is equal to NCV T2 minus T1, W is equal to NCV T2 minus T1, isn't it? W is equal to NCV T2 minus T1, work done in reversible at diabetic process। क्लियर? इसको नोट डाउन करो, आगे जाएंगे थोड़ा सा। मेयर फार्मूला को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, W is equal to NCV T2 minus T। बता मुझे ये इक्वेशन सबको समझ में आ गई? del E is equal to Q plus W according to float, but Q is equal to 0, therefore del E is equal to W। बट हमें पता है जो del E होता है that's equal to CV del T। तो यहाँ पे बस CV del T हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो
अगर फॉर एन मोल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने एन इंट्रोड्यूस किया, एन सी वी डेल टी मीन्स T2 माइनस T1। हाँ वेरी गुड, T2 माइनस T1। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, हमें पता है जो वर्क हमारे पास यहाँ पे आ गई, दैट इज W इज इक्वल टू एन सी वी T2 माइनस T, इजंट इट? अब आपको पता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, इजंट इट? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, isn't it? Cp minus Cv is equal to R. इस इक्वेशन को हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे बाय Cv, बिकॉज मुझे यहाँ पे Cv का वैल्यू चाहिए। इस इक्वेशन को हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे बाय C, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसको हम डिवाइड करेंगे बाय C, डिवाइड बाय Cv। मेरे पास क्या आएगा, Cp डिवाइड बाय Cv माइनस Cv डिवाइड बाय Cv इज इक्वल टू R डिवाइड बाय Cv। बस ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब Cp डिवाइड बाय Cv माइनस 1 इज इक्वल टू R डिवाइड बाय Cv, isn't it? इज इक्वल टू R डिवाइड बाय Cv। बता मुझे ये किसके बराबर है, Cp बाय Cv? टेल मी, Cp बाय Cv किसके बराबर है? हाँ, गामा के बराबर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R बाय Cv, isn't it? गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R बाय Cv। और इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे हम लिख सकते हैं कि जो ये हमारा Cv है ये यहाँ आ जाएगा, और आई विल राइट इन डिटेल। देखो यहाँ पे मैं इसको इन डिटेल लिखूंगा, किसी बच्चे को मत प्रॉब्लम होगी। तो Cv इंटू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R, सो Cv विल बी इक्वल टू R डिवाइड बाय गामा माइनस 1, isn't it? So कभी आ सकता है एग्जाम में, which of the following relation is correct? Cv is equal to R divided by gamma minus 1, Cv is equal to R divided by gamma plus 1, Cv is equal to R divided by gamma, Cv is equal to R। तो ये इक्वेशन भी एग्जाम में आ सकती है। हाँ, देखो यहाँ पे इस Cv, ये जो वर्क डन है, W is equal to NCV T2 minus T1। बस यहाँ पे Cv का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दैट्स N, Cv के बदले R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, isn't it, into del T? So this is del T, isn't it? This is del T, T2 minus T1, NR divided by gamma minus 1 into del T, NR divided by gamma minus 1 into del T, clear? So this is again work done in reversible adiabatic process, work done in reversible adiabatic process. What is this? W is equal to N R divided by gamma minus 1 into T2 minus T1। बहुत ही important relation है, is a very important relation। दिस इक्वेशन, इसको स्टार मार्क करो, इस इक्वेशन को स्टार मार्क करो, इस इक्वेशन को स्टार मार्क करो, और ये इक्वेशन भी डायरेक्टली एग्जाम में आ सकती है। मैंने देखा है बहुत सारे एग्जामों में आया है, बड़े बड़े एग्जाम में आपको भी आ सकती है कभी भी। So these are very important equations. So this equation is again very important. So these are certain important equations, isn't it? These are important equations. इसको नोट डाउन करो, हम थोड़ा एक दो इक्वेशन और लिखेंगे। बस 2 मिनट और लगेंगे, 2 मिनट और। तो जो हमारे पास इक्वेशन आ गई, दैट इज W इज इक्वल टू N R डिवाइड बाय गामा माइनस 1 इंटू T2 माइनस T1। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, NRT2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1, isn't it? माइनस NRT1 माइनस NRT1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1, NRT1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1 को कॉमन ले लो डायरेक्टली, अब फिर से क्यों लेंगे दो बार, गामा माइनस 1। बता मुझे ये किसके बराबर है, NRT किसके बराबर है, NRT PV के बराबर है। तो यहाँ पे NRT2 है, सो इट विल बी इक्वल टू PV2। NRT1 किसके बराबर है, इट विल बी इक्वल टू PV1, PV इज इक्वल टू NRT। बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, PV2 P1 V1 है, P2 V2 P1 V1, because these are final condition। P2 V2 minus P1 V1
divided by gamma minus 1. So this is again a relation which can be developed from the above equation. So this is again important relation. बहुत ही easy है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा. अगर आपको एग्जाम में यहाँ तक आता है और वो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो बस आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है. समझ आया ये इक्वेशन कैसे बन गई? यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया, nRT2 माइनस nRT. nR की टर्म कहाँ है? अरे ये nr है ना, nr इंटू T2, दिस बिकम्स nRT2. ये nr है ना, nr का T1 से भी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, nRT1, isn't it? तो nr देखो यहाँ पे, तो दिस इज nr से T2 को मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी nRT2 माइनस nRT1. तो दिस इज nRT2 माइनस nRT. ओके सर, गॉट इट, वेरी गुड. तो बस आप नोट डाउन करो सम इम्पोर्टेंट रिलेशन, सम इम्पोर्टेंट रिलेशन, सम इम्पोर्टेंट रिलेशंस. कल के जो क्वेश्चंस होंगे, कल मोस्टली हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बिकॉज FLOT खत्म हो गया. यहाँ पे FLOT खत्म हो गया. कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशंस है जो इम्पोर्टेंट है वो आप नोट डाउन करो. PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं फिजिक्स में ये. PV gamma minus 1 is equal to constant. These are for adiabatic process. And T gamma, P1 minus gamma is equal to constant. You need not to derive these relationships. These are usually asked in physics. So you need not to derive. Derivation इनकी BSc फाइनल सेमेस्टर में होती है, तो आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है. बस तीनों को याद रखना है. तीनों रिलेशंस में तीनों एक एक बार आए हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नहीं पूछे गए हैं. अगर आप DE एडवांस कर रहे हो तो केमिस्ट्री में भी पूछेंगे. PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, TV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, T गामा P1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये तीन इक्वेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इनमें क्वेश्चन आता है. These are for adiabatic process. This is for adiabatic process. तो गामा जहां भी आएगा वहां पे adiabatic process होगा. तो अब ये गामा किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पढ़ेंगे कौन से टॉपिक में, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इक्विपोर्शन ऑफ एनर्जी. यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? तो ये हमारा टॉपिक था आज का. इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन है वो हम कल डिस्कस करेंगे.